नेगेटिव इसको पॉजिटिव है। अभी देख समझ बात, साइंटिफिक नोटेशन किसको डालना है, उसी को होना चाहिए बच्चा वाला की वो तो देख नेगेटिव। अब देखो क्या कि अगर साइंटिफिक नोटेशन हम लोग बना पा रहे हैं, मतलब डेसिमल को राइट और लेफ्ट शिफ्ट करने सीख चुके हैं, तो हम लोग को साइंटिफिक नोटेशन का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सीखना है, हमको पहले से आता है। जैसे कुछ दिन पहले में पढ़ा रहे थे तुम लोग को, जैसे मान लो 6.75 10 to the power 4 है, इसको ऐड करना है 6.25 into 10 to the power 3। तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे, दोनों पावर को हम लोग सेम करने का ट्राई करेंगे। कैसे कर लेते हैं, शिफ्ट करके इधर उधर डेसिमल में ऐसे कर लेंगे। जब दोनों पावर सेम हो जाएगा उसको आपस में ऐड कर देंगे, ये हो गया एडिशन। सब्ट्रैक्शन भी कैसे करते हैं, माइनस लगाएंगे और दोनों पावर को सेम करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आता है मल्टीप्लाई पहले से आता है हमको, तो बोलेंगे कि इससे इसको मल्टीप्लाई करो, कैसे करेंगे, पावर जोड़ देंगे, इसको इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर पावर क्या करेंगे, डिवाइड करने बोलेंगे, कैसे करेंगे, पावर को माइनस कर लेंगे, बाकी इसको डिवाइड कर देंगे। इतना बात है, यही है इसका एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। समझ में आ रहा है, क्लियर है? ये तो बना लेगा नॉर्मल चीज। अब केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि अगर हम लोग जितना टर्म यूज कर रहे हैं केमिस्ट्री में, हम लोग जितना रूल पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, हम लोग बहुत कुछ ऐसा है जो न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो फिजिक्स में यूज करते हैं। मतलब ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है कि अगर कोई भी फिजिकल चेंज हो, केमिकल चेंज हो, किसी एलिमेंट्स के साथ किसी को लेकर रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये सब रिएक्शन करवाने में, फिजिकल चेंज में, केमिकल चेंज में एक कुछ ना कुछ होता है जो सब में इक्वल आता है। मतलब ऐसा कुछ रूल है जो सब में अप्लाई होता है। समझ में आ रहा है, कोई भी रिएक्शन करवा रहा है, कुछ ऐसे रूल्स बने हुए हैं जो उस पर अप्लाई होते हैं। समझ में आ रहा है, उस रूल्स को जो उस पर अप्लाई हो रहे हैं उसको एक साथ बोल दिया जाता है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। कोई भी केमिकली चीज कर रहे हैं, केमिकल को आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे, मतलब दो प्रोडक्ट को दो अलग अलग एलिमेंट्स को आपस में मिलाएंगे, कुछ बनेगा, प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। उसमें एक रूल काम करेगा जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का है। समझ में आ रहा बात क्या बोल रहे हैं कि कुछ भी हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं किसी के साथ, किसी एलिमेंट्स को, किसी कंपाउंड को कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, कुछ भी रिएक्शन करवा रहे हैं, केमिकली चेंज कर रहे हैं उसमें, तो उसमें क्या होगा कि उसके ऊपर एक कोई ना कोई एक रूल काम कर रहा होगा। उस रूल को बोलेंगे कि केमिकल कॉम्बिनेशन है, उसको बोलेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और ये जो रूल है ना, ये बहुत छोटा छोटा रूल है। इसको हम लोग आज के टाइम में हम लोग जानते हैं कि रूल हम लोग, अगर अभी के टाइम में हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग को पता है कि रूल अप्लाई होता है। लेकिन ये जब ये केमिकल कॉम्बिनेशन रूल कब आया था, 18th सेंचुरी में बना था। 18th सेंचुरी में, उस समय बहुत 1700 से 18th सेंचुरी में बना। तो उसमें क्या हुआ था कि उस समय ना सबके पास इतना नॉलेज नहीं था जितना आज कि ये तो छोटा सा बात है। अभी हम लोग पढ़ेंगे ना तो हम लोग लगेगा छोटा सा बात है, कॉमन चीज है, तो होना चाहिए। लेकिन उस समय सबके पास पता नहीं था 18th सेंचुरी में, तब उस समय बहुत बड़ा बात हुआ करता था। और ये रूल आज भी अप्लाई है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो उसमें आज भी अप्लाई है। ये सब हमको रूल पढ़ना है इसके अंदर, उसको बोलेंगे लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा, डाउट है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलो। इनऑर्गेनिक में भी लगेगा, ऑर्गेनिक में भी लगेगा, दोनों। चलो हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझे क्या कि कोई भी चीज रिएक्शन कर रहा है तो उसके ऊपर एक रूल अप्लाई होता है, 2 3 4 5 रूल अप्लाई होते हैं, उसमें से कोई भी एक रूल उस पर अप्लाई हो रहा होता है, उसको बोलेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। समझ में आ गया बात, क्लियर है? तो ये मेरे पास ना 6 टाइप का लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। समझ में आ रहा? सबसे पहला कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ
केमिकल कंबाइन। तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल। चौथा ये दूसरा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। पांचवा यूनिसेक्स लॉ ऑफ गैसेस। छठवा इतना सारा ये रूल है। इस सारे रूल को हम बोलेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा? और कोई रिएक्शन हो रहा होगा ना तो किसी इस चारों पांचों छह में से कोई ना कोई एक उस पर अप्लाई हो रहा होगा। समझ में आ रहा? और इस सबको बोलेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन। क्लियर? यस। इसके बाद एक एक करके बात करें।
ठीक है ना। इसमें सबको पता है कि क्या होता है। चलिए लिखो। ये कौन दिया था? जोसेफ प्राउस। क्या मतलब है सर? कोई दिया जोसेफ प्राउस वो कंगाल का तय कर लेवोइजर था। एंटोनी लेवोइजर नहीं, जोसेफ प्राउस मैं एंटोनी भी था। एंटोनी लेवोइजर आज सवाल करती दिया समझ में आ रहा? सब 20th सेंचुरी में आया था। जितना केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ ना सब ये आया था सर। कितना 70 80 43 समथिंग आया। बाहर साइंटिस्ट बाहर देता था 89 अभी देख क्या लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैटर या सेम है, ठीक है ना। सुन लो इसमें क्या होता है। ये बोलता है, ये लॉ बोलता है कि अगर हम लोग दो चीज को आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो कुछ ना कुछ बन के तैयार होगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान ले ए को और बी को मिलाया तो मेरा एक कुछ सी बन के रेडी हो, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जो आपस में रिएक्शन करके जो देता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जो आपस में रिएक्शन करे उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। समझ में आ रहा? ये रूल क्या बोलता है कि अगर दो चीज को आपस में मिला रहे हैं तो तीसरा चीज बन के तैयार हो रहा है। तो रूल के अनुसार ये जो रिएक्टेंट्स है इस दोनों का मास और ये प्रोडक्ट का मास आपस में हमेशा इक्वल होगा। कुछ भी दो चीज को मिला के तीसरा चीज बना रहे हैं तो बनने से पहले उस चीज का मास और बनने के बाद मास हमेशा ऑलवेज क्या होता है? सेम रहता है। समझ में आया? इसमें क्या नहीं है समझ लेना। समझ में आ रहा? बहुत आसान कि कोई भी चीज को कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, दो रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्शन के बाद मेरा एक प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। तो जो रिएक्शन करवा रहा है उस समय उसका मास और जो प्रोडक्ट बन गया उस समय उसका मास हमेशा आपस में इक्वल होता है और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आ रहा? मास जो होता है कभी ना खत्म होता है ना बनता है। जो मास रिएक्शन से पहले था वही मास रिएक्शन के बाद है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इससे छोटा चीज है उस समय बहुत बड़ा चीज है। समझ में आ रहा? सर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हाँ फिर तो चेंज होगा ना। ये तो थोड़ा ऊपर चला गया। रुक जाओ बात कर लें। अभी समझ में आ गया। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मास जो होता है कभी चेंज नहीं हो सकता, चाहे प्रोडक्ट में आया हो चाहे रिएक्टेंट में, हमेशा आपस में क्या होगा? इक्वल। समझ में आ रहा? ये जैसे एग्जांपल में बताओ H2O H2 प्लस कुछ भी जैसे मान लो H2 प्लस हम यहाँ बनाते हैं तो H2 बनेगा ये ना होगा बैलेंस करने। तो हाइड्रोजन का कितना मास जानते हो? 1:2 और इसका 2:2 यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 2:2 4 और ऑक्सीजन का कितना हो गया? 2:2 कितना हो गया? 16:2 हो जाएगा। एक का 16 दो का 20। इसी तरह यहाँ बताओ ये कितना हो गया? 2 प्लस 32 कितना? 4 + 4 + 4 यहाँ आ जाओ। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 प्लस यहाँ पे 32 2 यहाँ भी है ना, यहाँ पे कितना आ गया? 4 प्लस और यहाँ पे भी देखो 36 और यहाँ पे भी ये सब ग्राम। देखो ये रिएक्शन के बाद बना, उस समय भी इसका मास उतना ही है और ये देखो पहले था इतना, पहले भी उतना ही था बाद में भी उतना ही था। मतलब मास क्या होता है? नेवर चेंज, नेवर क्रिएटेड नॉर प्रोड्यूस्ड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिख लिया, इसके आगे लिखो हम बोल रहे हैं ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस। लिख देगा during any physical or chemical
क्लियर? ये लो समझ में आ गया ना? एकदम आसान रूल था। दूसरा रूल क्या है? किसी का छोटा है क्या? The law of infinity. क्या कर रहा है? वैसे नहीं था। आप बोले छूटा है, नहीं बोला छूटा नहीं है। लिखो दूसरा। पहला समझ में आया? दूसरा क्या होगा? समझ लेते हैं फीलिंग। देखो दूसरा रूल क्या है? जैसे मान लो कि अगर हम किसी भी जैसे मान लो कि एक किसी भी कंपाउंड का बात करते हैं, कोई भी कंपाउंड, जैसे मान लो हम लोग H2O का बात करते हैं, कंपाउंड है वाटर, ठीक है ना? अगर वाटर का बात करते हैं तो वाटर का रिसोर्स क्या क्या हो सकता है? नहीं, रिसोर्स क्या है? पानी कहाँ से आता है? हम लोग पानी चापाकल से पी सकते हैं, कुआं से पी सकते हैं, बारिश का पानी होता है, समुद्र का पानी है, सारा पानी, इतना सारा पानी है, और सारा पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? H2O। समझ में आ रहा है? मतलब एक वाटर का इतना सारा रिसोर्स है। जरूरी नहीं है ना कि वाटर यहीं से बने मेरा, ठीक है? चारों ओर से वाटर मिल रहा है, मिल रहा है ना? तो अगर वाटर है मेरे पास, तो वाटर में हमेशा क्या होगा कि हाइड्रोजन है और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलके वाटर बना हुआ है। तो अगर कोई भी इसमें एलिमेंट्स सेम, मतलब सेम क्वांटिटी में एलिमेंट्स मिला हुआ, चाहे रिसोर्स कोई भी हो, समझ में आ रहा? जैसे इसमें देखो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, एलिमेंट्स क्या है? सेम है। तो अगर कभी भी दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाए तो ये वाटर बना के देगा। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? तो हम क्या बोलते हैं, रूल क्या होता है? ये कौन दिया था? जोसेफ फ्रॉस्ट, ठीक है ना? ये जोसेफ फ्रॉस्ट क्या बोला है कि अगर कोई दो एलिमेंट्स आपस में मिल रहा है एक सेम रेशियो, समझ में आ रहा है? कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा उसका रेशियो सेम रहेगा, चाहे कोई भी वाटर। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम लोग मिला रहे हैं, जैसे मान लो कि इसका हाइड्रोजन का मास कितना? दो है ना, एक और इसका कितना? इसका रेशियो निकालेंगे कितना होगा? 1:8। समझ में आ रहा बात? अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कभी भी 1:8 में मिलाया जाए, समझ में आ रहा? 1:8 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कभी भी आपस में कंबाइन किया जाता है, हमेशा और हमेशा ये वाटर बना के देगा। क्लियर हो रहा है? उसमें एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा पानी बनाने के लिए। नहीं, प्रेशर का तो बात नहीं, नहीं चाहिए प्रेशर। प्रेशर का बात नहीं है। H2O क्या है? लिक्विड है ना? प्योर वाटर। H2O लिक्विड है तो लिक्विड फॉर्म में बनेगा। सर कहाँ जा रहे हो? समझा रहे हो? समझ पाए? हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी चीज 1:8 के फॉर्म में बनेगा तो वाटर बुलाएगा कि नहीं? कोई भी चीज मतलब क्या? कोई भी चीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 के फॉर्म में मिलाया जाएगा तब वाटर बनेगा। सुनता नहीं है बस, कोई ना बता बोलते कोई भी चीज 1:8 में मिलाया जाए तो वाटर बनेगा। बोला
कोई भी चीज नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 में मिलाया जाता है हमेशा वाटर बनेगा, चाहे रिसोर्स कोई भी हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? चाहे रिसोर्स कोई भी हो वाटर का, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इस रेशियो में मिलाया जाए तो ये हमेशा वाटर बना के देगा। और ये रेशियो क्या हो गया? फिक्स हो गया। समझ में आ रहा है? ये डिफिनिट हो गया, इसी को बोला गया लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? दो एलिमेंट्स को आपस में एक फिक्स रेशियो में मिलाया जाए तो हमेशा हमेशा वही चीज बना के देगा, फिक्स हो जाएगा जो बन गया है, चेंज नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को 1:8 में जब भी मिलाएंगे ये हमेशा वाटर बना के देगा, कुछ और नहीं बना सकता, ये फिक्स हो गया। समझ में आ गया? और इसी फिक्स को इसका नाम में भी है ना, मतलब डिफिनिट प्रोपोर्शन, मतलब ये डिफिनिट हो गया, फिक्स हो गया, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। समझ में आया क्या बोल? दो एलिमेंट्स को अगर फिक्स रेशियो में मिलाया जाए तो हमेशा हमेशा एक ही चीज बना के देगा, फिक्स कंपाउंड बना के देगा, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। सर दो कंपाउंड को अगर फिक्स रेशियो में मिलाएं तो दो एलिमेंट्स का बात कर रहे हैं, कंपाउंड जैसे एक्वारिंग किया है, दो कंपाउंड का बात नहीं किया गया, दो कंपाउंड अलग अलग बहुत कुछ बना सकता है। ये रूल बोलता है कि दो एलिमेंट्स को अगर फिक्स रेशियो में मिलाया जाए तो हमेशा एक ही टाइप का कंपाउंड बना के देगा। समझ में आ गया? दो एलिमेंट्स को अगर एक फिक्स रेशियो में मिला दिया जाए तो हमेशा हमेशा सिर्फ उसी एक ही कंपाउंड बनाया जाएगा, एक डिफिनिट कंपाउंड बना के देगा, जिसको बोलेंगे लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। क्लियर है? पहले लिखो लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, उसका डेफिनेशन लिखो। क्या? डिफिनेशन लिखो, डिफिनेशन करो। देखो, कंपाउंड्स ऑलवेज contains two elements exactly the same ratio in the same ratio of elements by weight weight ही तो करके रेशियो निकाल लेते हैं ना। मास और वेट क्या अलग है? हम लोग यहाँ पे क्या चीज का बात हो रहा है? वेट का मतलब मास, यहाँ का कंसीडर करके चलेंगे, वेट मतलब मास। एग्जैक्टली लिखना है तो मास लिखो, क्योंकि वेट लिखा है मतलब सेम है, उसको हम कंसीडर करेंगे मास। समझ रहा है? लिख देता है, कंसीडर करने का बात करते कुछ भी नहीं, वेट लिखो, मास लिखो, कंसीडर करना है। हम लोग हमेशा देखो क्या करते हैं, वेट लिखने के पीछे रीजन क्या? अगर हम लोग बोलेंगे 2 ग्राम हाइड्रोजन लाओ तो हम लोग क्या वेट करेंगे? वेट ही तो करेंगे ना, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है तो वेट लिखो। ऐसा मतलब समझ में आया? बाय मास एग्जांपल लिखो, जैसे मान लो कि एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 रेशियो में मिलाएंगे तो हमेशा वाटर बना के ही देगा। समझ में आ रहा है? चाहे रिसोर्सेस कोई भी हो। दूसरा एग्जांपल देखो आप, जैसे मान लो हमको चाहिए CO2 कहाँ से मिलता है? किसी चीज को जलाते हैं तो CO2 मिलता है, बर्निंग करने पे CO2 मिलता है और कैसे मिलता है? एटमॉस्फेयर से CO2 मिलता है। और कैसे मिलता है? लाइमस्टोन से मिलता है हमको CO2, हीट करते हैं उसको, तो हीट करते हैं लाइमस्टोन को, CO मिलता है। CO समझ लो, हाइड्रोक्लोरिक dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको तो रिएक्शन हो गया ना, ऐसे नॉर्मल हीट करते हैं लाइमस्टोन को, CO2 मिलता है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक्शन में लाते हैं अगर लाइमस्टोन पे, वहां पे भी CO2 मिलता है। तो CO2 का इतना सारा है, और कितना CO2 मिलेगा? CO2 का मतलब क्या? कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा फिक्स है।
कैसे बोलेंगे कि CO2 मिल रहा है? उसमें देखेंगे कार्बन कितना मिल रहा है, उसमें देखेंगे ऑक्सीजन कितना मिल रहा है, दोनों का रेशियो निकालेंगे। अगर रेशियो इसके लिए इस रेशियो के बराबर आएगा तो समझ जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। समझ आ रहा है? ऐसा ही निकाला गया। अगर हम लोग हीट करते हैं लाने से गैस निकलता है, और गैस में निकलता है कार्बन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। तो हम देखेंगे कितना कार्बन निकला, कितना मास में, कितना वेट में ऑक्सीजन निकला, दोनों का रेशियो निकालेंगे। और रेशियो निकालने के बाद है कि अगर इसी रेशियो में है सेम टू सेम, समझेंगे CO2 कार्बन का मास कितना, ऑक्सीजन का 32 कितना होगा, 4 से 3 बार में। अगर जितना में मिलता है हमेशा, तब समझ आएंगे हमेशा CO2 मिल रहा है। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो अगर 2 रेशियो है तब समझ जाएंगे CO2 ये फिक्स हो गया। इसी को बोल दिया गया लॉ ऑफ टिपिंग फोकस। समझ में आ गया? देखो ना, इसका डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन। समझ में आया? तो छोटा मोटा चीज है, आप समझते हैं। बच्चा को बैठा के समझाएंगे समझते है ना? इसको नहीं समझ में आया, बच्चा को नहीं समझ में आया, हमको आगे है बच्चा नहीं पढ़ता। सही टेक्निकल लैंग्वेज है, बच्चा है टेक्निकल लैंग्वेज है। समझ में आ गई इतना बात बना। अगर कोई भी रूल बनता है ना तो उसमें ड्रॉबैक भी होता है। मतलब ये रूल बन गया तो जरूर फिक्स नहीं होगा कि एकदम करेक्ट हो गया, ये गलत भी है। ये एक साइड से सही है तो इसका दूसरा फॉलो गलत भी है। गलत क्या है? जैसे हम थोड़ा देर पहले तुम लोग बोले थे ना कि अगर किसी भी चीज को 1:8 में मिलाया जाए तो हमेशा वाटर बना के देगा। अगर इसी का रिवर्स कर दिया जाए, अगर हम बोलते हैं कि 3:8 आ रहा है, समझ में आ रहा है? ये जरूरी नहीं कि ये सिर्फ इसी का समझाते हैं कैसे। यहाँ तक लिख लिया ना, क्लियर है? नहीं है ऐसा? देख जैसे मान लें ये रोल करते हैं, इसमें कुछ लिखा ही नहीं, एग्जाम्पल लिख लिया था। अभी समझ कैसे? जैसे मान लो हम बात करते हैं फॉर्मल्डिहाइड एसिड। जैसे मान लो फॉर्मल्डिहाइड एसिड का फॉर्मूला CHO है, थोड़ा नहीं होगा। और यहाँ पर लेते हैं C6H12O6, ये बदल गया है ग्लूकोज। समझ में आ रहा? चलो अब हम लोग रेशियो की बात करते हैं। पहले मास निकालते हैं। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 2 है। उसके बाद मास ऑफ कार्बन, उसके बाद मास ऑफ ऑक्सीजन। इसमें भी बात करते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ ऑक्सीजन, सेम एलिमेंट्स। इसमें कितना मास है हाइड्रोजन? 2। ये हो गया 2। इसमें कितना है? ये हो गया। और ऑक्सीजन कितना है? 16। इसमें आ जाए हाइड्रोजन कितना है? 1 × 12। और ये कितना? 6। कार्बन कितना है? 72। 6 × 12। और ऑक्सीजन कितना है? 16 × 6 कितना हो गया? 96। 12 इधर कितना हो गया? 20 और इधर कितना हो गया? इसका रेशियो कितना आएगा? 1:6:8 मतलब HCl2 इसका कितना आएगा? 1 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1:6:8। अगर हम बोल देते हैं कि अगर हाइड्रोजन, इसमें भी देखो हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन, और इसमें भी क्या हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन। अगर हम बोल देते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन को 1:6:8 के रेशियो में मिला दिया जाए तो हमेशा क्या फॉर्मल्डिहाइड बना के देगा? नहीं देगा ना। यही रेशियो में तेरे मिल के आ रहा ना ग्लूकोज में मेरा, इसमें भी तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो उसका रिवर्स इसमें ड्रॉबैक हो गया। मतलब ये नहीं बोल सकते हैं कि हम सिर्फ रेशियो देख के बोल रहे हैं कि हमेशा एक चीज बना के देगा। इससे को सेम रेशियो पे अलग अलग कंपाउंड बन गए थे। क्लियर हो रहा? नहीं हो रहा ना? मतलब सेम इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक ड्रॉबैक है कि इसका रिवर्स गलत हो जाता है।
जैसे हम लोग बोल रहे थे ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेम रेशियो में मिलाया जाए तो हमेशा वाटर बन जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 में मिलाया जाए तो हमेशा वाटर बनेगा। बोल रहे थे, समझ में आ रहा है? अगर हम बोल देते हैं 1:6:8 को हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन को मिलाया जाए तो हमेशा फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, ये गलत हो गया। ये तो अलग-अलग कंपाउंड बना दे रहा है सेम रेशियो, मतलब इसका रिवर्स गलत, इसमें ड्रॉबैक बन के आ गया, इसमें गलत। समझ में आ रहा है? एक और ड्रॉबैक आता है इसमें, ये जो रूल है ना, आइसोटोप पे काम नहीं करता, क्योंकि जब ये बना था उस समय आइसोटोप के बारे में किसी को जानकारी ही नहीं। 18वीं सेंचुरी में आइसोटोप किसी के बारे में पता ही नहीं था कि आइसोटोप क्या होता है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि आइसोटोप में क्या होता है, जैसे मान लो एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट H2O है, ये वाटर होता है, और G2O भी वाटर ही होता है ना? हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ना, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। समझ में आ रहा है? पता तो नहीं था। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, H1, H2, H3। समझ में आ रहा है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। यहाँ पे देखिए, ये भी वाटर है और ये भी वाटर है, सेम टू सेम वाटर। अगर यहाँ पे इसका मास कितना हो गया बताओ? हाइड्रोजन का मास कितना हो? 1:2, 1:2। ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16। ये हो गया 2 और ये हो गया 16। इसका रेशियो कितना आ गया? 1:8। अब यहाँ पे आ जाओ, ड्यूटेरियम थोड़ा सा इससे हैवी होता है, हाइड्रोजन से हैवी होता है। देखो हाइड्रोजन का 3 होता है ना, एक होता है, इसको बोलते हैं प्रोटियम। H2 होता है, उसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। एक होता है, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। समझ में आ रहा है? तो इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। इसमें कितना है? 2। समझ में आ रहा है? इसमें 2 है तो यहाँ पर 2 का कितना हो जाएगा? 4। डी के लिए, ऑक्सीजन के लिए 16। इसका रेशियो आ रहा है 1:8 और इसका कितना आ जाएगा? 1:4। 1:2 तो अलग हो गया। मतलब ये आइसोटोप पे काम नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है? ये इसका ड्रॉबैक है। क्लियर है? डाउट है? ये क्लियर है? देखो, अगर 2 एलिमेंट्स, जैसे मान लो कार्बन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स, ये आपस में कंबाइन करके 2 या 2 से ज्यादा बना सकता है। एक बना लेगा CO और एक बना लेगा CO, बना सकता है। लगता है 2 कंपाउंड बना लिए। इसमें क्या होता है कि अगर इसका एक एलिमेंट्स का रेशियो को फिक्स कर दिया जाए, तो जो दूसरा एलिमेंट्स है ना, जो फिक्स नहीं है, एक अपने आप फिक्स होकर चला जाएगा, नहीं होगा तो उसको कर लेंगे, किसी एक को फिक्स कर लेंगे। जो दूसरा एलिमेंट्स है, इसका रेशियो जो होगा एक स्मॉल होल नंबर के बराबर होगा। समझ में आया? क्या बोले? नहीं आया। अगर 2 एलिमेंट्स कंबाइन करके 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बना, समझ में आ रहा है क्या बात? जैसे कार्बन एक एलिमेंट से, ऑक्सीजन एक एलिमेंट से आपस में मिलके एक बना लिया CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बना लिया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बना दे तो मेरे पास बन के आ चुका। अब इस क्या होगा कि इसमें जो सेम एलिमेंट्स है, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, तो इसमें किसी एक का मास को फिक्स कर दिया जाए। जैसे इसमें CO है, इसमें CO2, इसमें और इसमें या तो कार्बन को फिक्स करो या तो ऑक्सीजन को। समझ में आ रहा? तो इसमें कार्बन एक है, कार्बन एक है, इसको फिक्स कर दो, तो कम कौन क्वांटिटी मिलेगा उसको फिक्स कर दिया जाता है। समझ में आ रहा? अगर किसी एक एलिमेंट्स को मास को फिक्स कर दिया जाए, सेम कर दिया जाए, जो बाकी बच रहा है इसका जब रेशियो निकालेंगे तो एक होल नंबर, एक स्मॉल होल नंबर के रेशियो के बराबर आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर कार्बन है ना, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना? 16। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का, और यहाँ पे कार्बन का कितना? 12 क्या ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना? 32। और यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 है। अब जब यहाँ पे कार्बन 12 ग्राम, यहाँ पे कार्बन 12 ग्राम, अगर इसको हम फिक्स कर देते हैं, दोनों सेम है, तो जो बाकी एलिमेंट्स बच रहा है इसका रेशियो जब निकाला जाए, इसका जब रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? एक देखो, एक स्मॉल होल नंबर के बराबर है। समझ में आ रहा? ये बोलता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। समझ में आ रहा? अब बोलो अलग से आपको लेके बताइए ना, इसमें दोनों का वो ग्राम किसी का भी, तुम मुझे एग्जांपल बताओ कोई भी 2 एलिमेंट्स, H2O, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसको तो सेम है, निकल जाएगा। अलग अलग का बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा
कोई भी दो एलिमेंट्स बताओ, तुम बताओ। CH4 और CH3 CH4 और C2H4 अब देख कोई भी दो एलिमेंट्स बनाएंगे ना तो एक तो मेरा हमेशा सेम आएगा ना, नहीं सर, दो ही एलिमेंट्स लिए हैं तो एक तो हमेशा सेम आएगा। सर अगर हम लोग CH4 और C2H6 दें C2H6 इसमें भी कार्बन है और इसमें भी हाइड्रोजन है, एक को फिक्स कर लेंगे। चलो बोलो वही क्या फिक्स बोलो? कैसे करेंगे सर? तुम बोलो। CH4 CH4 और एक लेंगे C2H6 C2H6। अच्छा देख इसमें एक ड्रॉबैक जो तुम लोग एग्जांपल में देखिए, इसमें ड्रॉबैक क्या होता है कि एक अच्छा इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है ना, कभी कभी ना हाइड्रोकार्बन एटम्स को एकदम कभी कभी कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिस पे रूल काम नहीं करता, इसका ड्रॉबैक समझे ना। ड्रॉबैक क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन पे काम करता है, बहुत देर काम करता है, लेकिन कुछ ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन एलिमेंट, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड पे ये रूल काम नहीं करता। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, ये भी आइसोटोप पे काम नहीं करता, समझ रहा, ये भी दो जगह काम नहीं करता। कोई भी एग्जांपल है सर, एक्स कैसे करेंगे हम समझा देते हैं। जैसे देख नाइट्रोजन है अलग अलग, यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन हम क्या बोलते हैं कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाए कुछ, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या क्या बनाते हैं, NO बना सकता है, NO2 बना सकता है, N2O3 बना लेता है, NO2 बना लेता है, इतना कुछ बना लेता है, और भी बनाता है, N2O5 भी बना लेता है, बहुत कुछ बनाता है। सर N2O3 और NO2 को करेंगे सबको कर लेता है, तीनों चारों कर लेते हैं, सारा का रेशियो बराबर है, एक होल नंबर के बराबर है। तो हम हमारा रेशियो फिक्स कैसे करें, जैसे मान लें कि यहाँ पे ठीक है ऐसे दिया हुआ, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं मास ऑफ नाइट्रोजन और यहाँ पे निकाल लेते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पे इसका मान लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, आपस में कंबाइन करके बना रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन का मास कितना 14, ऑक्सीजन का 60, यहाँ पे बोलो इसको ऊपर कर ले, थोड़ा सा ऊपर नहीं, चलो फिर यहाँ पे कितना है 28 और यहाँ पे कितना 46, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना 14 और यहाँ पे 30, समझ में आ रहा, क्लियर है। एक और क्या आता है N2O, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना और यहाँ पे ऑक्सीजन का, अब देखो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 28 है, यहाँ 14 है, यहाँ पे 28, समझ में आ रहा। हम फिक्स कैसे करेंगे, सबको हम क्या करेंगे 48 बना देते हैं, तो इसको बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, अगर इसमें 2 से किए तो इसका मास में भी 2 से कर लेंगे और इसका मास में भी 2 से कर लेंगे, बाकी सब समझो। अब ये क्या हो गया 28 हो गया ना, और ये भी 28 और ये भी 28 और ये भी 28। अब एक चीज फिक्स हो गया ना, अब इसका रेशियो निकाल देते हैं, समझ में आ रहा, इसका रेशियो निकाले यार कितना हो गया 48, इसका और इसका 60, अब रेशियो निकालो 2:3:4:1 1:2:2:3:4 ऐसे ही निकल, है ना। ये देखो एक स्मॉल होल नंबर में निकला ना, इसका रेशियो ऐसे ही निकलेगा, समझ में आ रहा। एक ये क्या निकला, एक स्मॉल होल नंबर, समझ में आ रहा ना, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, क्लियर है। डाउट है तुम लोगों को, इसका ड्रॉबैक हाइड्रोकार्बन का भी बता दीजिएगा करके कैसे, हाइड्रोकार्बन पे एप्लीकेबल नहीं है, तो होगा ही नहीं। बहुत रेयर में होता भी है, तो अभी तुम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है तो नहीं समझ सकता। समझ रहे हो, अब समझ गए, जैसे फिक्स करेंगे मास को, किसी को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई इधर किया तो मास नहीं करेंगे,
ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है? अब हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में दो एलिमेंट्स की बात कर रहे थे। पहले तो हमको अलग अलग पहचानने हैं, इसमें हम लोग तीन एलिमेंट्स की बात करेंगे। अगर दो एलिमेंट्स न्यूमेरिकल में देखना, अगर दो एलिमेंट्स है तो हम समझेंगे कि लॉ ऑफ मल्टीपल रेसिप्रोकल मल्टीपल प्रोपोर्शन, और तीन एलिमेंट्स दिखाई दे रहा था समझेंगे कि रेसिप्रोकल। समझ रहा है? इतना क्लियर कर लेना हमेशा। कल इसका दो एलिमेंट्स मिल रहा तो समझेंगे कि मल्टीपल का, और तीन मिल रहा तो रेसिप्रोकल का। समझ रहा है? तो रेसिप्रोकल क्या होता है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होता है कि अगर तीन एलिमेंट्स है, समझना पहला आसानी से, गौर से समझना, समझ में आएगा। अगर तीन अलग अलग एलिमेंट्स है, अगर दो एलिमेंट्स किसी तीसरा एलिमेंट से कंबाइन करता है, रिएक्शन करवाते हैं, दो अलग अलग एलिमेंट्स किसी तीसरा एलिमेंट से रिएक्शन करता है, और मेरा बात क्या हो गया आसानी से, कि दो एलिमेंट्स किसी तीसरा से कंबाइन करता है, कंबाइन करने के बाद जो दो है, पहले से जो दो है तो तीसरा से कर रहा, ये भी तीसरा से कर रहा है, ये भी तीसरा से कर रहा, यहाँ पे दो है, एक तीसरा एलिमेंट ला कर रख दिए, ये जो है तीसरा से कर रहा है, ये भी वाला तीसरा से कर रहा है। ये जो आपस में जो करेगा ना, जब आपस में ये रिएक्शन करेगा तो इसका जो रेशियो होगा, और ये जो दोनों एक तीसरा एलिमेंट से जो रिएक्शन कर रहा है, इसका जो रेशियो होगा, उसमें क्या होगा कि जो अलग एक कंपाउंड तो एक एलिमेंट तो फिक्स हो जाएगा, जैसे दो में मल्टीपल में हो रहा था, एक फिक्स हो जा रहा था, जो तीसरा बच रहा था उसका रेशियो, और ये जो आपस में जब कंबाइन करेंगे और इसका रेशियो निकालेंगे, तो उसका तीसरा वाला का और ये दोनों का रेशियो आपस में एक स्मॉल होल नंबर का रेशियो के बराबर है। आप सबको पार किया होगा, अगर दो एलिमेंट्स है, किसी तीसरे एलिमेंट से दोनों का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जो तीसरा जो दो एलिमेंट्स है इसका रेशियो जो होगा, जो दो को तीसरा से रिएक्शन करवा रहे थे, इसका रेशियो आपस में एक का तो फिक्स हो जाएगा, जैसे दो का मल्टीपल में फिक्स हो जा रहा था, जो रेशियो बच जाएगा उसका रेशियो और ये दोनों का मास का रेशियो निकालेंगे, तो दोनों का आपस में रेशियो स्मॉल होल नंबर के बराबर है। नहीं समझ नहीं आया क्या है? जैसे मान लो कि यहाँ पे कार्बन लेते हैं और यहाँ पे सल्फर, ये दो एलिमेंट्स हो गए, हम ना किसी तीसरे एलिमेंट के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, समझ में आ रहा है? और देखो हम कार्बन को इसके साथ रिएक्शन करवा दिए तो क्या बना, और इसका इसके साथ रिएक्शन करवा दिए तो क्या बना, समझ में आ गया इतना बात? कि अगर दो एलिमेंट्स है, ये भी एलिमेंट तीसरा एलिमेंट से और ये भी एलिमेंट किसी तीसरा एलिमेंट से आपस में रिएक्शन करता है, समझ में आ गया? तब इसमें एक कोई होगा जो फिक्स हो जाएगा, जैसे कर रहे थे, एक तो कोई होगा जो फिक्स हो जाएगा, जो दूसरा बचेगा उसका जो रेशियो होगा, जो तीसरा आपस में जब कंबाइन करेगा ना, तो इसका रेशियो और यहाँ पर जो फिक्स हो गया उसको छोड़ के जो रेशियो बच रहा है, इस दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो एक स्मॉल होल नंबर के बराबर आएगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। समझ में आया? डाउट है? समझ में आ गया? क्लियर है? आसानी समझ में आया? बहुत मात्रा का दर्द है, अगर नहीं समझे तो बहुत मात्रा का दर्द है, तो हम आसानी से समझा दिए, समझ जाओ। समझना क्या है? जैसे देखो अब यहाँ पे ये क्या बना देगा, यहाँ पे क्या बनाएगा, CS ठीक है ना? अब समझते हैं, जैसे देखो यहाँ पे कार्बन है ना, और यहाँ पे भी कार्बन है, क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है, इसके साथ रिएक्शन करके बना रहा है, तो कोई तीसरा एलिमेंट जैसे मान लो कि यहाँ पे सोडियम के साथ रिएक्शन करवा रहा है, और आसान कर दे थोड़ा सा, पहला आसान कर देते फिर इसको बता लेते हमने यहाँ एक रखा और आसान हाइड्रोजन को जल्दी समझना है। यहाँ पे क्या बना लेगा, यहाँ पे H2 बना, यहाँ पे क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, कार्बन हाइड्रोजन क्या बनाता है, बहुत क्या एकदम पूरा
CH2 क्या होगा? CH2 क्या देखा? नहीं ना, सबसे सिंपल 4 होगा ना, 4 किसका होता है? C तो कार्बन का 4 हाथ होता है, तो चारों हाथ में हमको एक एक लड्डू थमाना होगा। दो हाथ में लड्डू थमा देंगे आपको आ जाएगा, तो ये क्या बना लिया होगा? दो हाथ इसका, दो हाथ तो फिर काटना पड़ेगा ना तलवार को, समझ में आ रहा है? 4 हाथ है तो चारों हाथ में एक एक कहते हैं कुछ हमको, तो नहीं तो वो हाथ तो मार कर जाएगा ना, तो इसको कहें मेरा हाथ टूट जाएगा तुम्हारे समझ गया? ऐसे समझते, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए यहाँ तो दाग कैसे, अब देखो यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हम किसी एक को आपस में फिक्स करते हैं, किसी को, किसको आसान है फिक्स करते हैं? कार्बन को। ऐसे देखो कोई भी रिएक्शन हम तो ऑक्सीजन से करवा दिए ना, इन लोग इसको घुमा भी सकता है, इसको ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो, जैसे मान लो कार्बन ऑक्सीजन दो लिए हैं, इसको हाइड्रोजन से हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ऐसे भी सोच सकता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन लिए हम कार्बन से तीसरा एलिमेंट कार्बन बना लिए, कुछ भी बना सकते हैं, समझ में आ रहा है? इसको घुमाते रहो, ट्रायंगल है ना, घुमा लो, समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि हम आसान से लेते हैं कि कार्बन इसमें भी है, कार्बन इसमें भी है, ज्यादा समझना है। तो जैसे मान लो कि C है और CO2 है, CH4 है, ठीक है, क्लियर है? अब इसमें कार्बन कितना हो गया? 2 है, इसमें कार्बन 12 है, और इसमें बताओ ऑक्सीजन कितना हो गया? 32, और इसमें 64, इसमें हाइड्रोजन हो गया 4, इसमें हाइड्रोजन कितना हो गया? 2, और इसमें ऑक्सीजन कितना हो गया? 16, कितना? 1, 16, क्लियर है? अब देखो अब हम इसको इसमें फिक्स करते हैं, क्या फिक्स कर सकते हैं बताओ? यहाँ पर 32 है, यहाँ पर कितना है? 16 है, तो इसको हम क्या कर लेंगे आपस में? और कैसे क्या है? 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिक्स हो जाएगा। कपड़ा सही कहा, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ऐसा? अब जैसे मान लो किसी भी एक को तुम लोग का मान लीजिए, इसको कार्बन को फिक्स कर कार्बन, तो कार्बन फिर यहाँ इसको फिक्स कर लेते हैं, कार्बन को फिक्स कर लेते हैं, इसका और इसका रेशियो निकाल दो, कितना है? 32, 30 रेशियो हो गया 4, कितना हो जाएगा? 8:1, कितना हो जाएगा? 8:1, 8:1, समझ में आ रहा है? इसका कर लिया ना, तो अब हम क्या करें? अभी तक समझ नहीं अच्छा से डिवाइड मारो थोड़ा क्या मारे? ऐसे देखिए, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, हाँ, इसमें किसी एक को फिक्स करना है, तो कार्बन को फिक्स कर दिया, हाँ, इसमें भी कार्बन 12 था, इसमें भी कार्बन 12, तो ये दोनों कार्बन खत्म, हाँ, अब इसमें क्या बचा? ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या बचा? हाइड्रोजन, इस दोनों का रेशियो निकल गया मेरा, हाँ, ठीक, यहाँ तक, हाँ। अब हम क्या करते हैं? अब हम इसका रेशियो निकालते हैं, कितना आएगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:8, अब ये दोनों का आपस में रेशियो निकाल लेते हैं, 8/1, और यहाँ पे 1/8, कितना हो जाएगा? 64 हाफ ऑफ बार 64 ही होगा, 64 into 1 बड़ा हो गया, 64 आएगा, 64 होगा, आखिरी स्मॉल होल नंबर नहीं, स्मॉल नंबर है, इतना बड़ा कॉस्मोस में इसका क्या है आखिरी साइंटिस्ट स्मॉल होल नंबर क्या किस बोला है? 2 को 4 को 1 करोड़ को 10 करोड़। देखो क्या बोलते हैं, अगर न्यूमेरिकली हाइड्रोजन पहले आता है कि ऑक्सीजन? हाइड्रोजन पहले आता है, हाँ, तो अगर रेशियो निकालें तो पहले किसको रखेंगे? हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे पहला वाला में कितना आएगा? 1:8, दूसरा वाला में कितना आया? दूसरा वाला में 1:8, अच्छा सवाल ये आप नहीं आएगा, 1:1 आएगा, नहीं समझ रहा, हाइड्रोजन यहाँ पे निकाले ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो, हाँ, तो हाइड्रोजन पहले आता है ना, इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निकालेंगे, समझ में आ रहा है? कभी देखा है इसे लिखते हुए? ऑक्सीजन पहले आ जाए, हाइड्रोजन बाद में आए?
नहीं वो तो अल्कोहल में ऐसे नॉर्मली कंबाइन करके फिर OH का ऑक्साइड बना देता है ना, हाइड्रोक्साइड। देखा है ना? ऐसे लिखते हुए देखा है? देखा नहीं है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, कैल्शियम देखे देखा है ना? ऑक्सीजन पहले आने का मतलब क्या हुआ? तो पहले आने का मतलब हुआ कि इसमें ऑक्सीजन का क्वांटिटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। समझ में क्लियर? अगर देखो सिंपल अकेले ऑक्सीजन पहले नहीं आ सकता, अगर किसी के साथ आ रहा तो पहले आ सकता ऑक्सीजन। छोटा बात है, बहुत बड़ा बात है। अकेले हाइड्रोजन पहले नहीं आ सकता। जैसे हमको सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना है, तभी ऑक्सीजन पहले नहीं आएगा, हमेशा बाद में आएगा। अगर किसी जैसे सोडियम के साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन करवा रहे हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन पहले आ जाएगा, हाइड्रोजन बाद में आ सकता है। तीसरे के साथ आ सकता है, लेकिन दो में नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग इसका रेशियो H/1 ना करके 1:8 कर देंगे। और इसका भी कितना है? दोनों का निकालेंगे तो कितना आएगा? अब ये स्मॉल मोल नंबर का होगा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। अब दूसरा वाला निकाल के दिखाओ तुम लोग। यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह इस रख लो। सल्फर का 6 होता है। गेल-लुसेक्स लॉ, इससे पहले 4 लॉ समझ में आया? हाँ ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। क्लियर है? केमिकल कॉम्बिनेशन में 5 रूल है। एक अवगाद्रो जोड़ लो, 6 हो गया। तो 4 पढ़ चुके हम लोग। अब पढ़ना है कितना? 2। एक पढ़ेंगे गेल-लुसेक्स लॉ, एक अवगाद्रोस लॉ। ठीक है? इससे पहले सारा लॉ समझ में आया? कुछ बनाया न्यूमेरिकल नहीं बनाया ना? चलो बस ये वॉल्यूम बना लेना, जो नहीं बनाया है बना लेना। वॉल्यूम वाला नहीं बनाएंगे। ये अभी पढ़ लेते हैं। एक गेल-लुसेक्स लॉ क्या होता है समझते हैं। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है गेल-लुसेक। समझ में आ रहा? पूरा नाम क्या है? जोसेफ लुइस गेल-लुसेक। तो क्या होता है इसमें देखो, इनका नाम कुछ काम आएगा? नाम काम नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही काम आएगा, गेल-लुसेक याद रखना। समझ रहा? आगे का क्या दोगे? अब करना क्या है कि अब ये एक लॉ बना है। किस पे बना है? गैसियस रिएक्शन के ऊपर एक लॉ आया मेरे पास। अभी तक जितना लॉ पढ़ रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं था कि गैस पे अप्लाई हो, कहीं पे भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा था तो अप्लाई कर रहे थे। समझ में आ रहा? गेल-लुसेक्स लॉ तभी अप्लाई करेंगे जब रिएक्टेंट भी गैस हो और प्रोडक्ट भी गैस मिल रहा हो। मतलब ये गैसियस वॉल्यूम लॉ भी बोला जाता है इसको। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ गैस पे अप्लाई करेंगे। ये तब अप्लाई करेंगे जब मेरे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला पार्टिकल्स गैस हो और जो बना के दे वो भी गैस बन के आए। क्लियर है बात? गेल-लुसेक लॉ तब अप्लाई करेंगे जब रिएक्टेंट भी गैस हो और प्रोडक्ट भी गैस हो। क्लियर है बात? तो गेल-लुसेक लॉ बोलता क्या है पहले समझते हैं। गेल-लुसेक लॉ कब अप्लाई करना समझ में आ गया? क्लियर है? गेल-लुसेक लॉ तब अप्लाई करेंगे जब रिएक्टेंट भी क्या हो? गैस फॉर्म में हो और जो प्रोडक्ट बना ये भी गैस तब हम अप्लाई करेंगे गेल-लुसेक लॉ। ठीक है? ऐसे नाम से तुम लोग घे कर देगा। ऐसे एक साथ नाम है गेल-लुसेक, गेल-लुसेक ऐसे अलग अलग बात हम लुसेक लॉ है। समझ में आ रहा है? नहीं तो डबल-लुसेक्स लॉ। ठीक है? अब समझते हैं कि गेल-लुसेक्स लॉ क्या होता है। केमिकल रिएक्शन जब हो रहा तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला कोई भी पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उस समय एटम्स मॉलिक्यूल्स पता नहीं था, तो कोई भी पार्टिकल्स जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, समझ में आ रहा है? और रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, ये होना चाहिए गैस में। और रिएक्टेंट वाला पार्ट्स और जो प्रोडक्ट बना के दे रहा है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का एक होल नंबर का रेशियो बना के दे, यही बोल रहे थे गै-लुसैक्स लॉ। नहीं समझ में आया? स्मॉल होल नंबर की होल नंबर, स्मॉल होल नंबर मतलब रिएक्टेंट जो भी हो और प्रोडक्ट जो भी हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मिला के एक रेशियो बना के मिले स्मॉल होल नंबर का। मतलब गैसियस रिएक्शन जब भी होगा, कहना ये चाहते हैं कि गैसियस रिएक्शन जब भी होगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रेशियो होगा एक स्मॉल होल नंबर के बराबर होगा। समझ में आ रहा बात? क्लियर है? जैसे मान लो कि ये A है मेरा, ये गैसियस फॉर्म में होगा और ये B के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये भी गैसियस फॉर्म में होगा और बना के दे रहा है C जो कि गैसियस फॉर्म में होगा। ठीक है ना? क्लियर है बात? अब मान लो कि अब यह बोल रहे हैं ना कि स्मॉल होल नंबर के बराबर होगा रेशियो। किसका रेशियो? रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है जो, प्रोडक्ट में जो पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका वॉल्यूम का रेशियो। गैस का बात हो रहा है तो गैस में किसका रेशियो हो सकता है? इसका वॉल्यूम का रेशियो। आपस में रिएक्टेंट का वॉल्यूम का रेशियो और प्रोडक्ट का वॉल्यूम का रेशियो, इस सब मिला के एक स्मॉल होल नंबर रेशियो देता है। इसको बोला गया गै-लुसैक्स लॉ। समझ में आ रहा बात? जैसे मान लो कि एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट है, बी भी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट दे रहा सी। सबसे पहला केस क्या है? ये भी गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, ये भी गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, है यहाँ पे? समझ में आ रहा बात? अगर इसका वॉल्यूम कुछ नहीं है तो देखो, इससे जो पहले लगता है ना, जो हम लोग लगा के बैलेंस करते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो कि यहाँ पर 3 दे देता है, समझ में आ रहा? और मान लो कि यहाँ पे 2 दे देता है, ऐसे मान लो कि इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं, ये मान लो मेरा इक्वेशन बैलेंस हुआ, मान लेते हैं कि बैलेंस हुआ। समझ में आ रहा बात? क्लियर है? तब हम क्या करेंगे, ये जो 3 लगाए ना बैलेंस करने के लिए, ये जो 2 लगाए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। इसको बोलते हैं ना स्टोइकियोमेट्री। इसको क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री। क्लियर है? और स्टोइकियोमेट्री मेरा वॉल्यूम बताता है। अगर इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है तो इसमें कितना वॉल्यूम हो गया? 1 वॉल्यूम। इसमें 3 है तो कितना हो गया? 3 वॉल्यूम। और इसका कितना वॉल्यूम हो गया? 2 वॉल्यूम। अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वॉल्यूम का रेशियो आपस में कैसा होगा? स्मॉल होल नंबर के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? इसका रेशियो क्या हो गया? 1:3:2। तो ये बात बता रहे थे गै-लुसैक्स लॉ कि स्मॉल होल नंबर के बराबर होगा। इसका वॉल्यूम का और प्रोडक्ट का वॉल्यूम का रेशियो आपस में एक स्मॉल होल नंबर के बराबर होगा। यही स्टोइकियोमेट्री है, यही है गै-लुसैक्स लॉ। समझ में आ रहा बात? क्लियर है? पक्का? 100%। किसी को डाउट है कुछ? अननोन सर। चलो अब इसका डिफिनेशन लिख लो। डिफिनेशन लिखो। बहुत गर्मी लग रही है। In gaseous reaction, the product reactant and product both are in small whole number ratio. और एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और ये सब कब होना चाहिए? ये सब होने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर होना चाहिए। समझ में आ रहा? एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं हम लोग और प्रेशर बार बार चेंज कर रहे हैं तो इसका रेशियो स्मॉल होल नंबर के बराबर नहीं आएगा। समझ में आ रहा? ये कब अप्लाई करना है? जबकि फिक्स टेम्परेचर हो और प्रेशर फिक्स हो।
क्लियर हो रहा बात? तब हम अप्लाई करेंगे गे-लुसैक्स लॉ। क्लियर है? लिख लो। अरे एग्जांपल लिख बेटा। चल नेक्स्ट एग्जांपल अभी लिखवाया नहीं, ये समझाने के लिए था। ठीक है, चल आगे। C+O2 बराबर CO2। आप समझते हैं थोड़ा सा। अब हम एक एग्जांपल से समझाते हैं ये बात को, समझ में आ रहा है? जैसे मान लें कि दो गैसियस रिएक्टेंट लेते हैं, प्रोडक्ट भी गैस होना चाहिए। जैसे मान लो कि हम लेते हैं हाइड्रोजन, गैसियस फॉर्म में है, और क्लोरीन लेते हैं, गैसियस फॉर्म में है, और मिल के क्या बना रहा है? HCl बना रहा है जो गैसियस फॉर्म में। ठीक है, 2HCl। क्लियर है बात? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। क्लियर है? अब बात सुनो, अब बताओ कि स्टोइकियोमेट्री कितना है? इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 1 वॉल्यूम। तो स्टोइकियोमेट्री पहला एलिमेंट का ही होगा। क्या बोला? स्टोइकियोमेट्री अगर बोलेंगे तो वो बस पहला रिएक्टेंट, जो पहला रिएक्टेंट है उसी का होगा। सबका। इसका कितना हुआ? कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1। इसका कितना हुआ? 1 वॉल्यूम। 1 वॉल्यूम। इसका भी हो गया 1 वॉल्यूम। उसका तो हो जाएगा 2 इसका कितना हो गया? 2 वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम का मतलब समझते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि हम इसको लीटर में लिख सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि 1 लीटर हाइड्रोजन गैस लेंगे और 1 लीटर क्लोरीन गैस लेंगे तो 2 लीटर HCl तैयार होगा मेरा। समझ में आ रहा है? वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर वॉल्यूम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरा टेम्परेचर नहीं बताया हुआ है कि इतना टेम्परेचर है, इतना प्रेशर है। हवा को लीटर में नाप सकते हैं। हाँ, कैसे? गैस को हम लोग अभी बता रहे हैं। गैस क्या है? फ्लूइड है। फ्लूइड को कैसे नापते हैं? लीटर। तुम LPG गैस ले आता है तो कैसे नापता है? किलो में। हाँ। किलो में? हाँ। पानी किलो में नापता है? नहीं मगर मेरा LPG 1 किलो 2 किलो ऐसे ही आता अच्छा, गैस क्या है? फ्लूइड है, है। लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, हाँ। तो उसको लीटर में नाप सकते हैं। कुछ भी ले लो यहाँ पे, वॉल्यूम मतलब कुछ भी ले सकते हैं, या तो लीटर ले सकते हैं या तो केजी में ले सकते हैं। अगर 1 केजी हम लेके बना रहे हैं तो 1 केजी लगेगा HCl। समझ में? इसीलिए वॉल्यूम लिखे हैं ताकि कुछ भी हो सकता है। ये कैसे पता करें कुछ भी हो सकता है? अगर मेरे पास टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, तब तो बता पाएंगे ना कि लीटर है कि क्या है। समझ में आ रहा है? ज्यादा प्रेशर देंगे, गैस पे ज्यादा प्रेशर देंगे तभी तो लिक्विड में चेंज होगा। समझ में आ रहा बात? फ्लूइड में भी चेंज होगा। फ्लूइड तो है। हम क्या बोलना चाहते हैं कि अगर टेम्परेचर पता रहे, प्रेशर पता रहे, तब तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि लीटर में है कि केजी में है कि क्या चीज में। अगर ये मेरे पास यहाँ पर कोई टेम्परेचर और प्रेशर का बात नहीं हुआ है तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे वॉल्यूम है ना? क्लियर है बात? तो वॉल्यूम है का मतलब क्या कि टेम्परेचर और प्रेशर है नहीं, इसलिए वॉल्यूम मान लीजिए। अगर टेम्परेचर प्रेशर दिया रहता तो एक्यूरेट हम बता पाते कि क्या था। क्लियर है? सबको क्लियर है? तो हम मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि एक वॉल्यूम है H2 का, एक वॉल्यूम है क्लोरीन का, और मिल के मेरा क्या बना रहा है? 2 वॉल्यूम बना रहा है HCl का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि अगर मान लो लीटर में होता तो 1 लीटर हम हाइड्रोजन लेते, समझ में आ रहा है? 1 लीटर क्लोरीन लेते तो मेरा 2 लीटर HCl बन के तैयार होता, और ये एक सिंपल होल रेशियो के फॉर्म में तैयार हो रहा है। यही बन रहा है ना? हमेशा एक सिंपल होल रेशियो के नंबर में तैयार होगा, बड़ा रेशियो नहीं बनाएगा। और एक बात, ये जो रेशियो है ना गे-लुसैक्स लॉ में, ये कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, कभी डेसिमल में नहीं होगा। समझ में आ रहा? ऐसा नहीं कि 1.2 वॉल्यूम बना रहा हूं या 1/4 वॉल्यूम बना रहा हूं। क्लियर है बात? डाउट है? नहीं। क्लियर है? तो ऐसे हम लोग बनाते हैं इसका। स्टोइकियोमेट्री का स्पेलिंग लिख दीजिए। अभी पीछे तो लिखे थे। CHIOMETR। ठीक हो गया? यहाँ पे समझ में आ गया? क्लियर है? और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास H2 है और मेरे पास O2 है, और मिलके क्या बनाता है? क्या बनाता है?
H2O। ये इधर तो नहीं लगेगा, अब इसको बैलेंस करते हैं। इधर कैसे लगेगा? अब बैलेंस करते हैं इसको। इधर लगेगा कैसे? क्या क्या लगेगा? पानी भर लेना। पानी को गैस फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा के। ये भी गैसियस फॉर्म में है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। पानी है तो उसको टेम्परेचर बढ़ा के नहीं कर सकते हैं। गैस ये भी गैसियस फॉर्म में, ये दिया हुआ है कि ये गैस फॉर्म में, तभी अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है बात? डाउट है? अब इसको बैलेंस करो। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है? 2 इधर 2 और इधर एक। 2, इसको बैलेंस करेंगे ना। उधर भी 2। अब किधर हो गया? यहाँ पे हो गया। अब बताओ हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम? 2 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। और ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम? 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम। मिल का कितना दे रहा है? 2 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम दे रहा है H2O का। अब एक बात और, ये जनरल ऐसे नहीं है ना, जैसे मान लो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं है कि जैसे इधर 2 था इधर 1 था तो 3 हुआ तो इधर भी 3 होना चाहिए। वॉल्यूम ऐसे नहीं जुड़ता। वॉल्यूम हो सकता है कि इधर 2 हो इधर 1 हो तो दोनों जोड़ के 2 वॉल्यूम आ रहा हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? समझ आए? बेहतर समझाए कि समझ गया? समझ गया? मतलब वॉल्यूम हो सकता है कि 2 वॉल्यूम और 1 वॉल्यूम जोड़ के 2 वॉल्यूम मिल रहा हो। समझ में आ रहा बात? वॉल्यूम का मतलब क्या है? जैसे मान ले कि ये इसका वॉल्यूम है 2 वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है 2 वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम 1 है तो इसका मतलब क्या है? 1 वॉल्यूम। और मिल के दे रहा 2 वॉल्यूम, ये मिल के दे रहा 2 वॉल्यूम, मतलब इसको इसको जोड़ के इतना के बराबर आ रहा है। ऐसा हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? देखो फिगर। हो सकता है ना कि ये वॉल्यूम आपस में रहे फिर भी 2 वॉल्यूम रहे। ऐसा नहीं कि 2 वॉल्यूम 1 बलून मिला दिए तो 3 वॉल्यूम बन गया, नहीं ना? समझ में आया? तो ऐसा हो सकता है। तब इसका रेशियो कितना हो गया? 2:1:2। ये समझ में आ रहा बात? स्मॉल होल नंबर के बराबर है। ये बताना क्या चाहता है कि अगर हमको H2O बनाना है, जैसे हम बोलो कि तुमको कितना H2O बनाना है, जैसे मान लो कि यहाँ बोल रहा है कि हमको 2 H2O बनाना है, तो हम लेंगे हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम, तो हमको 2 वॉल्यूम मिल जाएगा। अगर हमको बोलते 4 बनाना है, जैसे बोलते कि H2O का 4 वॉल्यूम हमको चाहिए, तो ये हमको एक रेशियो दे रहा है कि हमको डिमांड के अनुसार जितना डिमांड होगा, एक कंसेप्ट मिल गया यहाँ से कि कितना हमको वॉल्यूम चाहिए तो हम कितना कितना यूज करेंगे। समझ में आ रहा बात कि नहीं? क्लियर है? हमको 4 चाहिए तो हमको क्या क्या करना होगा? सर उधर 4 करना होगा, ऑक्सीजन में भी यहाँ 4 करना होगा, यहाँ 2 करना होगा, तो ये 4 मिल जाएगा। मतलब यही रेशियो सेम रहेगा। अगर 4 करना है मतलब डबल करना है, इसको डबल कर दो, इसको डबल कर दो, इसको डबल कर दो, 2:4 ना। हाँ पूछो। अच्छा अगर सब 4:2:2 हुआ तो हम उसको 2:1:1 कर सकते हैं। 4:2:2 रहा 2 रहा, तो इसको क्या कर सकते हैं? 2:1:1 हाँ कर सकते हैं। ये 2:1:1 कर सकते हैं। सर ये आएगा इसमें 4:2:2। नहीं ये आएगा नहीं, पूछ रहा है कि अगर ऐसे बात ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं। समझ में आ रहा? क्लियर है? डाउट है? अब क्लियर का मतलब कि हमको कुछ भी चाहिए डिमांड के अनुसार कि हमको इतना H2O चाहिए, तो हमको कंसेप्ट कहाँ से मिलेगा? कितना वॉल्यूम लगाना होगा हाइड्रोजन का, इसका रेशियो का अनुसार पकड़ेंगे। कितना ऑक्सीजन का लगाना होगा, यहाँ पकड़ेंगे। कितना इसको लगाना होगा, यहाँ पकड़ेंगे। क्लियर हो रहा बात? डाउट है? ऐसे हम लोग, इसका ये फायदा हुआ गेल-लुसाक लॉ से कि हम लोग कुछ भी बनाना है तो कितना कितना मात्रा में डालेंगे तो बन के तैयार होगा। क्लियर है? पक्का? जैसे देख ले और बताए। नहीं इसे एग्जांपल लिख ले। हाँ लिख लो। अच्छा 2 मिनट चला रहा हूं। देखो अब हमको पढ़ना है एगाद्रो लॉ। एगाद्रो लॉ से पहले हमको सीखना पड़ेगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होता है। 9 में पढ़ के आ रहा है 10 में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखो क्या हुआ, क्या था वो? जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक थ्योरी दिया, थ्योरी दिया और बताया। सबसे पहले एटम्स के बारे में कौन बताया? डाल्टन से पहले एक बताया ऋषि कन्नड़। हाँ उनके बाद एक और है ऋषि कन्नड़, बहुत पहले बताती है। ऋषि पद्मा। ऋषि कन्नड़, ऋषि पद्मा, ये सब तो वेद व्यास लोग बहुत पहले जानकारी है। हम लोग अर्थशास्त्र में
अर्थशास्त्र नहीं, क्या बोलते हैं उसको, शास्त्र, अस्त्र शस्त्र, शास्त्र में साइंस के बारे में बहुत पहले से लिखा हुआ है बहुत कुछ, और उसी से उठा के साइंस बनाया गया। और दो को भाई भी था, पता नहीं कौन था। चल देख, अब हम लोग बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो डाल्टन्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के बारे में कुछ लिखा, जरूरी नहीं कि सब सही लिखा, लेकिन जो पहला बार कुछ लिख दे उसके लिए तो कुछ तो बनता है ना। हाँ सर। मतलब कुछ तो सोचा भाई, पहली बार सोच तो सब रहा था लेकिन लिख कोई नहीं रहा था, समझ में आया? जब तक कोई पहला स्टेप आगे नहीं बढ़ाता है ना तो काम आगे बढ़ता नहीं। अगर ये लिखे नहीं होते एटम के बारे में तो आज एटम पे इतना रिसर्च नहीं हुआ होता, समझ में आ रहा? पहले तो इसीलिए इनके बारे में पढ़ना जरूरी है, भले गलत लिखे लेकिन कुछ तो नॉलेज ले आके रखे। मतलब सारा गलत नहीं है इनका थ्योरी, कुछ थ्योरी इसमें कुछ ऐसा बताया जिसमें गलत था, लेकिन सारा गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना इसलिए है क्योंकि पहला प्यार है, समझ रहा ना, उसको भुला नहीं सकता है, समझ रहा? पहला चीज तुम पहला क्लास, पहला अपना कमाई, पहला गर्लफ्रेंड कभी नहीं भुला सकता है, इसलिए डाल्टन्स को कभी नहीं भुलाया जा सकता क्योंकि एटम के बारे में पहली बार लिखा है। समझ में आ रहा? क्लियर है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है? बहुत किसी को तकलीफ हुआ लगा, ये वो हुआ था। किसको? आदित्य को? नहीं सर, वो ऐसे बोलता रहता है। किसको तकलीफ हुआ है? सर स्ट्रेट लाइन टूल किसने बताया इसको? सेफ्ट में था सर। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। चलो डाल्टन्स क्या क्या बताया एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बोले? मैटर के पास, मैटर के अंदर एक एटम होता है जो कि इंडिविजुअल होता है। मैटर जो है ना छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ जो इंडिविजुअल है, और उस पार्टिकल का नाम दिया गया कि एटम है। सबसे पहला बात ये बोले कि जो मैटर्स है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, और छोटा छोटा पार्टिकल्स इतना छोटा पार्टिकल्स है कि क्या दिखाई नहीं दे सकता। हाँ। समझ में आ रहा बात? क्लियर है? हाँ। और उस छोटा पार्टिकल का नाम दिया गया एटम। ये कौन बोला? डाल्टन। गलत है। सबसे पहले ये लिखो, पहला ही गलत है। एटम को फिर डिवाइड करके चलो लिखो। क्या बोले फिर से सुनने एक बार कि मैटर जो है एटम से मिलकर बना हुआ है, क्लियर है, और बहुत छोटा पार्टिकल है, इतना छोटा पार्टिकल है कि दिखाई नहीं दे सकता है, और उसको नाम दे दिया गया मैटर, ये एटम। क्लियर है बात? पहला पॉइंट लिखो, लिखवा दे कि एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में है। लिखो पहला लाइन लिखो। अलग एटम का अलग एलिमेंट का एटम का अलग प्रॉपर्टी जो कि ई गलत है। सब बता दे गलत चीज पढ़ कहाँ रहा है? तुम पहले भी गलती से मुंह किसे पता है? मेरा गलती तो तुम है। वीडियो में वहाँ पे बोल रहा था आवाज नहीं सही है। तो सर के पास में क्या होता है उसको? हम देख भी नहीं तो पानी नहीं। ये रहा पहला पॉइंट कि मेटर्स जो है छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जो इंडिविजुअल होता है उसको बोला गया एटम। क्लियर है? दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया कि एटम के पास एलिमेंट है और टेक्निकल प्रॉपर्टीज। atoms have characteristics mass। दूसरा पॉइंट समझते हैं।
ये हमको पता चल गया कि एटम है। अब क्या बोले थे कि एटम के पास कैरेक्टरिस्टिक मास होता है, मतलब ऐसा मास, कैरेक्टरिस्टिक मास का मतलब समझते हैं। जैसे मान लें कि कार्बन है ना, कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और मिल के बना रहा है CO2। तो यहाँ पे कार्बन का मास हमको पता है कितना है, 12, 2 है तो 24, एक का कितना है, एक का 12, ठीक है ना। तो इसका जो मास है, क्लियर है। और ये देखो, अब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और रिएक्शन करने के बाद एक दूसरा कुछ बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। समझ में आ रहा? ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, लेकिन फिर भी इसका मास में चेंज नहीं है, अभी भी इसका मास कितना है, 12। तो एटम के पास एक कैरेक्टरिस्टिक मास होता है जो चेंज नहीं होता, इसका मास जो है चेंज नहीं होता। समझ में आ रहा है? मास तो किसी का भी चेंज नहीं होता, ये बोला गया। क्लियर बात? ये सही है सर। लिखो। अच्छा, ड्यूप्लेट और आइसोटोप सब कहाँ गए? बाद में पढ़ेंगे, उस समय तो खोज भी नहीं हुआ था आइसोटोप का। लिख लो। तीसरा पॉइंट क्या है कि एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंस आर आइडेंटिकल। समझ रहा है? हाँ सर। कि सेम एक सब्सटेंस का जो एटम होगा वो आइडेंटिकल होगा, सेम टू सेम होगा। दे पोसेस टेढ़ा लिखा है ना, दे पोसेस सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। पोजेस वही कहाँ से लिखा गया? क्या बात है? They possess same shape, same size and same chemical properties। लिख लो पहले, फिर समझते हैं। पहले समझ लो फिर लिखना। देखो, रुक जाओ, देखो पहले। कि जैसे मान लें कि मेरे पास एक कोई भी एलिमेंट्स है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स है, इसके अंदर ये एलिमेंट्स किससे मिलकर बना हुआ? बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ। डाल्टन्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ऐसे एटम से मिलकर बना हुआ है ना। तो जैसे मान लो कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स, 12 एटम्स है, मान लेते हैं 12 एटम्स है, ठीक है ना। अगर 12 एटम्स है तो जो ये एटम का प्रॉपर्टीज होगा, जो ये एटम का साइज होगा, अगर सेम एलिमेंट है, जैसे मान लो कि एक हाइड्रोजन है, हीलियम है, कुछ भी है, जैसे मान लो लिथियम है, ये एक ही टाइप का है, लिथियम का ये एटम है। तो जो इस एटम का शेप साइज होगा वही शेप साइज इसका भी होगा, वही शेप और साइज इसका भी होगा। जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा सारा एटम्स होगा। इसका जैसा शेप होगा सबका सेम शेप होगा। समझ में आ रहा बात? जो ये केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएगा बाकी सब एटम भी वही केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएगा। ये बोल रहे थे कि एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस, एक सेम सब्सटेंसेस या सेम एलिमेंट्स लिख रहे हैं। समझ में आ रहा? और क्या दिखाता है? आइडेंटिकल दिखाता है। क्या? सेम शेप होता है, सेम साइज होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होता है। क्लियर है? देख लो, ये सही है सर। हाँ सर ये तो नहीं, बाद में चेंज हो जाएगा, आइसोटोप्स में तो फिर गलत, बाद में चेंज हो जाएगा। लिख लिया है। बैठ जाओ। अब हम जाएंगे समझ गया? हाँ मुझे ठीक है। चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, एटम्स ऑफ different elements are different in shape, size and
डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सही है। ये भी गलत है, ये भी बाद में चेंज होगा। आइसो बार आ गई। अच्छा समझ में आ रहा है? देखो जैसे क्या बोल रहा है कि अभी हम लोग बोल रहे थे ना कि यहाँ पर जैसे मान लो हम लोग लिए थे लिथियम का एलिमेंट्स, इसका सारा एटम आपस में सेम है? एक दूसरा है, कुछ और ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं। तो सोडियम का एटम्स का शेप साइज अलग होगा, लिथियम का अलग अलग होगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का एटम्स जो होगा उसका शेप अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकता है, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये चौथा पॉइंट लिख लो। लिखिए मेरा साथ ही लिख रहा क्या? बहुत ज्यादा तुम बोल रहे हो, हम समझा। बहुत ज्यादा तुम क्या कर रहा है? चलो पांचवा पॉइंट लिख देते हैं। पांचवा पॉइंट लिखो कि एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये क्या बोल रहे थे? एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये भी गलत हो गया। हाँ ये भी गलत। ये गलत है। नहीं पढ़ेंगे तो प्लेन तो समझ गया। इनके अनुसार एटम को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चेंज कर सकते हैं एनर्जी का लॉ। एटम्स को बना नहीं सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लेकिन बाद में एटम को हम लोग चेंज करने लगे, एटम को एनर्जी के रूप में चेंज करने लगे। कब? अल्बर्ट आइंस्टाइन आए और E=mc² दे दिए। वहां पे एटम को क्या कर रहा है? एनर्जी में चेंज करने लगे। और एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी। समझ में आ रहा बात? लिख लो। ठीक है। लिखो in terms of different elements atoms of different elements may be combined with each other at fixed or simple whole ratio known as compound element। कितना हो गया? हो गया? हाँ सर। नंबर 7 लिखो। नंबर 7 क्या है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा, केमिकल रिएक्शन में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो पार्टिसिपेट करता है एटम होता है। ये बोले डॉल्टन्स कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में सबसे छोटा पार्टिकल भी होता है पार्टिसिपेट करने वाला, तो एटम होता है। लिखो स्मॉलेस्ट पार्टिकल in any chemical reaction is atom। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में डाल्टन्स के अकॉर्डिंग किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे छोटा चीज जो पार्टिसिपेट करता है वो एटम होता है, इससे छोटा कुछ नहीं डाल्टन्स के लिए। क्लियर है? मुन्ना चलो इतना बात समझ में आ गया? क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? अब हम लोग कुछ ड्रॉबैक के बारे में बात करते हैं। पहले सुन लो फिर लिखना। ड्रॉबैक में क्या क्या था?
सबसे पहले क्या हुआ कि बोले थे कि सेम एलिमेंट्स है, तो उसमें क्या होना चाहिए? सेम एटम है। सेम एटम है, सेम एलिमेंट में सेम एटम होगा, उसका बोले थे कि शेप साइज सब कुछ सेम होता है। लेकिन बाद में जब मेरे पास क्या आया, आइसोटोप्स आ गया, तो पता चला कि एक ही में दो हो सकता है, अलग अलग शेप हो सकता है, अलग साइज हो सकता है। समझ में आ रहा? क्लियर है? सबसे पहले बात करते हैं, ये हमको ये नहीं बताया कि जो भी एटम है उसका, जो भी एटम है उस एटम का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताया ही नहीं। समझ में आ रहा? पहला बात क्या है, पहला इनका लिमिटेशन ये है कि स्ट्रक्चर तो बता, स्ट्रक्चर के बारे में बताया ही नहीं कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। समझ में आ रहा? कि एटम कैसा है, गोल है, चौड़ा है, लंबा है, पतला है, कुछ बताया? नहीं, मतलब एटम का स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बताया, पहला लिमिटेशन। समझ में आ रहा? दूसरा लिमिटेशन क्या है कि अगर डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन कर रहा है, तो आपस में कंबाइन कैसे और क्यों कर रहा है इसके बारे में कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये बोल दिए कि आपस में कंबाइन कर सकता है और कंबाइन करके कंपाउंड एटम बना लेता है, लेकिन ये क्यों कर रहा है और कैसे कंबाइन करता है इसके बारे में कुछ नहीं बताया। क्लियर है बात? डाउट है? नहीं। तीसरा बात क्या बोले कि अगर आपस में एटम कंबाइन कर रहा है, समझ में आ रहा, तो एक फोर्स काम कर रहा होगा, बिना फोर्स का तो आपस में कंबाइन नहीं करेगा। क्लियर है बात? तो जो फोर्स काम कर रहा है उस फोर्स के बारे में भी कुछ नहीं बोला कि आपस में कुछ कंबाइन कर रहा है तो आपस में एक फोर्स होगा, बिना फोर्स का दो चीज आपस में कैसे जुड़ सकता है? फोर्स क्या है? तो फोर्स के बारे में कुछ नहीं बोले कि जुड़ रहा है तो कौन सा फोर्स लग रहा है कि क्या लग रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं कौन सा लग रहा है? बताएंगे। अभी डॉल्टन्स का बात कर लेते हैं। समझ में आ रहा? क्लियर है? हाँ। चौथा बात क्या बोले कि गे-लुसेक्स लॉ जितना कुछ बोले थे उनका थ्योरी पे अप्लाई नहीं हो पाया। गे-लुसेक्स लॉ का क्या था, वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं बताता। अगर गैसियस वॉल्यूम के बारे में गे-लुसेक्स लॉ बताए थे, और गे-लुसेक्स लॉ का जितना भी लॉ था, समझ में आ रहा, उस लॉ के बारे में यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था डॉल्टन्स थ्योरी में। क्लियर है बात? ये नहीं है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में भी कंबाइंड विद सिंपल मोल रेशियो, ये मोल मतलब रेशियो तो उस पे भी ये गैस पे नहीं है, गे-लुसेक्स लॉ सिर्फ गैस के लिए है। समझ में आ रहा बात? और ये डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में गैस के लिए कोई नहीं था, कोई पे अलग से नहीं बोलते कि गैस में ऐसे हो सकता है। गैस में क्या होगा, वॉल्यूम आएगा। समझ में आ रहा बात? क्लियर है? हां पक्का? लिमिटेशन लिख लेगा? हां लिख लेगा। लिखवा दे? क्या क्लियर है? लिखवा दे? हाँ सर, चलो लिखो। थोड़ा पंखा चलाएगा।